दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजू लता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने जुड़ रहे हैं। और आज हम बात जो हमारी यूनिट 5 है, बाजार संतुलन, उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियोस में पूर्ण प्रतियोगिता, मांग और पूर्ति द्वारा संतुलन, कीमत का निर्धारण और मूल्य निर्धारण में समय तत्व, ये टॉपिक हमारा रह गया था, जिसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है या उसकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, जब पूर्ति पक्ष की तरफ हम जाएंगे तो प्रोफेसर डेविड रिकार्डो, उन्होंने कहा था कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है, यानी पूर्ति पक्ष के द्वारा। और बालरस और जेवंस ने बताया था कि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपभोक्ता के द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात मांग पक्ष के द्वारा। तो हमने इस प्रकार अध्ययन किया था इसका। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिसमें समय तत्व क्या है, समय तत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने मांग और पूर्ति के संतुलन को 4 भागों में बांटा है। पहला है अति अल्पकाल, दूसरा है अल्पकाल, और तीसरा है दीर्घकाल, और चौथा है अति दीर्घकाल। तो पहले भाग में हम आ जाते हैं, जिसमें देखिए हमने ये फिगर बनाया हुआ है। इसमें हम एक तरफ कीमत रख देते हैं और ओ एक्स अक्ष पर हम रखते हैं मात्रा, वस्तु की मात्रा, और इधर हम वस्तु की कीमत रख देते हैं। देखिए, जब अति अल्पकाल होता है यानी कुछ घंटे, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, यानी थोड़ा समय होता है बिल्कुल। और जो अति अल्पकाल होता है वो दो प्रकार की वस्तुओं के लिए जाना जाता है। पहला होता है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, और दूसरा होता है थोड़ी टिकाऊ वस्तुएं। लेकिन जब समय अल्पकाल है यानी बहुत कम है, कुछ घंटे हैं, कुछ समय है, कुछ थोड़ा सा समय है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब ये OP कीमत है, तब इसकी OQ इसकी मात्रा है, वस्तु की मात्रा है। और ये हमारा डिमांड वक्र है, यानी मांग वक्र है, मांग वक्र है। और ये हमारा ASS यानी सप्लाई वक्र होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अति अल्पकाल में जो हमारा मांग वक्र, जो हमारा सप्लाई वक्र है यानी पूर्ति वक्र है, वो OY अक्ष के समानांतर होता है, बिल्कुल इसकी तरह। ये मांग के नियम के द्वारा, मांग के नियम और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए, ये ASS वक्र है, यानी Y अक्ष के समानांतर। तो ये इसमें क्या चीज़ ज़्यादा प्रभावी है, मांग ज़्यादा प्रभावी है। मांग के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हो रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है। इतने समय में कोई भी उत्पादनकर्ता किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो देखिए, जैसे जब DD थी, मांग वक्र था, जब मांग बढ़ती है यानी DD 1 हो जाता है, इसका कर्व देखिए बढ़ गया, तो ये प्राइस भी बढ़ जाती है, ये प्राइस भी बढ़ गई और ये P1 हो गई। लेकिन इसकी पूर्ति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि समय कम है, पूर्ति को बढ़ाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। केवल ये इसके यहाँ पर इसको हमको एक E नामक संतुलन, एक E बिंदु मिल रहा था मूल्य का, और यहाँ पर हमने E1 रख दिया। और यहाँ अब देखिए, जैसे इसकी मांग घटी, जैसे ही मांग घटेगी, मान लीजिए मांग घट गई, D2 एक नया वक्र बन गया, D2 हो गया, तो इसकी कीमत भी घट जाएगी, जो इसी लाइन पे इसको काटेगी, यानी P2 कीमत। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि अति अल्पकाल में कौन सा पक्ष ज़्यादा प्रभावी साबित हो रहा है, यानी मांग पक्ष ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। पूर्ति पक्ष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
मांग के आधार पर कीमतें घट रही हैं या कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये तो था अति अल्पकाल का समय। इसके साथ में हम दो वस्तुओं को हमने बताया था कि एक होती है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, जैसे हरी सब्जियां, अंडा है, दूध है, मछली है, ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं और इन्हीं को अल्पकाल में इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ होती हैं टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुओं का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी के पास किसी वस्तु की 100 इकाइयाँ हैं और वो 50 इकाइयाँ अपने गोदाम में रखी हुई हैं केवल उसके पास, क्योंकि तो वो जब मार्केट में वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो वो ये केवल 50 वस्तुएं ही मार्केट में ला पाएगा, क्योंकि उसके पास 100 थी, 50 वो ऑलरेडी निकाल चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना समय कम होता है कि कोई भी उत्पादन करता नई तरीके से वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है। वो केवल जो उसके पास उस समय है एट ए टाइम, जो उसी समय प्रेजेंट टाइम में उसके पास उपलब्ध है जो वस्तु, उसी वस्तु को वो मार्केट में ला सकता है केवल, ना कि उसका उत्पादन नहीं कर सकता है। तो ये था अल्पकाल में किसी भी वस्तु का समय तत्व के आधार पर निर्धारण कैसा होता है, जैसा प्रोफेसर मार्शल ने अपने इस समय तत्व में इस बात को बताया है। आइए अब हम इसके अल्पकाल में मूल्य का निर्धारण। इससे पहले हमने वीडियो में देखा कि अति अल्पकाल में किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। अब हम दूसरे टॉपिक की दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जो प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि अल्पकाल में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। तो आइए जान लेते हैं मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, अल्पकाल में समय अवधि से मतलब उस अवधि से होता है जिसके अंतर्गत केवल विद्यमान हमारे साधन होते हैं उनके द्वारा ही वस्तु की पूर्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, इसमें भी वही बात है, यानी कीमत हम एक तरफ रख देते हैं बाई अक्ष की तरफ और वस्तु की मात्रा हम नीचे रख देते हैं एक्स अक्ष की तरफ। इसमें समय का थोड़ा सा, यानी पूर्ति पक्ष का थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। पूरी तरीके से साधनों की उत्पादन क्षमता में नहीं किया जा सकता है परिवर्तन। तो देखिए, ओपी कीमत पर OQ वस्तु का उत्पादन हो रहा है, मांग पक्ष हमारा DD है, मांग वक्र। अब देखिए, जैसे ही DD 1 से ये हमारा और ये हमारा SS ये इसमें समय प्रभाव का, तब देखिए जैसे ये DD1 हुआ हमारा काट मांग वक्र, वैसे ही ये थोड़ा सा परिवर्तन होगा समय प्रभाव, यानी इसका थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। देखिए, ये हमारा जा रहा है इस तरीके से सप्लाई वक्र हमारा, तो ये कहा जाएगा समय प्रभाव। इसका प्रभाव पड़ा है समय का प्रभाव, और जैसे इसका ये मांग घटती है DD2 होती है, वैसे इसकी कीमत भी। अति अल्पकाल के बाद हम अल्पकाल में मूल्य का निर्धारण कैसे किया, यानी जैसे जैसे जितने भी उत्पादन साधन हमारे पास स्थिर उत्पादन साधन उपलब्ध हैं उत्पादन के लिए, उन साधनों के आधार पर पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उत्पादनों के जो साधन होते हैं उनकी क्षमता में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना समय मिलता जरूर है कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए उनमें, लेकिन पूर्णतया मांग के अनुसार पूर्ति के पक्ष को समायोजित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर हमने देखा कि मांग पक्ष अभी भी प्रभावी है पूर्ति पक्ष के बजाय। तो आइए अब इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं इसका तीसरा, दीर्घ काल में किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए, दीर्घ काल में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। दीर्घ काल में क्या होता है कि वस्तुओं की जितनी मांग होती है उसी आधार पर वस्तु की पूर्ति को भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी वस्तु की जो मांग पक्ष है हमारा और पूर्ति पक्ष दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि प्रोफेसर मार्शल ने जो हमने इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था
कि जहाँ पर किसी भी वस्तु की पूर्ति और मांग बराबर हो जाती है, यानी D बराबर S हो जाता है, तो फिर वहाँ पर किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण हो जाता है। यानी दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें किसी भी फर्म को स्वतंत्र रूप से प्रवेश कराया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से उसको बहिर्गमन यानी उसको बाहर भी किया जा सकता है उद्योग से किसी भी फर्म को। तो इतनी ये दीर्घकाल वह अवधि होती है जिसमें सभी संसाधनों में, संयंत्रों में, सभी में परिवर्तन करने का समय मिल जाता है, जो कि अल्पकाल में हमें नहीं मिलता है। इस आधार पर दीर्घकाल में समय अवधि वो है कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हमारे पास मांग पक्ष जो है वो प्रभावी नहीं है, केवल पूर्ति पक्ष भी प्रभावी है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु का जो उत्पादन लागत होती है, जितनी भी प्रत्येक वस्तु की उसकी कीमत उसी के आधार पर तय होती है। जो भी इसकी उत्पादन लागत है किसी भी वस्तु की, उसी आधार पर इसकी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। और इसी कारण दीर्घकाल में कोई भी उत्पादक को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। अधिक ना अधिक लाभ उसे प्राप्त होगा और ना अधिक उसे हानि होगी, यानी उसे सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा दीर्घकाल में। यही इसकी एक शर्त होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो होता है वो उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित होता है। तो ये दीर्घकाल में आप जैसे इस चित्र से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि देखिए इसमें OP जो कीमत है किसी भी वस्तु की और उसमें उसकी मात्रा है OQ। इसमें क्या है कीमत, यानी क्योंकि इसमें पूर्ति और मांग दोनों ही प्रभावी है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अगर जैसे हमारी इस वक्र में मांग वक्र बढ़ करके DD बन हो जाता है, वैसे ही सप्लाई वक्र भी बढ़ जाता है, SS बन हो जाता है। और जैसे ही मांग घटती है यानी D2 हो जाती है, वैसे ही हमारा पूर्ति पक्ष भी घट जाता है। इस आधार पर हम इस बात को जान लेते हैं कि मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के द्वारा ही किसी वस्तु का निर्धारण होता है और उत्पादनकर्ता सामान्य लाभ को प्राप्त करेगा। ऐसी स्थिति में वो ना तो बहुत अधिक फायदा में रहेगा और ना अधिक घाटे में रहेगा। इस प्रकार से ये हमारा मूल्य का निर्धारण हो रहा है, यानी पूर्व के मूल्य की भांति जैसे जैसे इसका पहला है इसमें परिवर्तन जो भी हो रहा है वो इसमें परिवर्तन सप्लाई में भी हो रहा है। इस प्रकार हमारे दीर्घकाल में मांग और पूर्ति में पूर्णतया समायोजन पाया जाता है। पूर्णतया समायोजन हो जाता है क्योंकि इसमें इतना समय मिल जाता है, इस कारण जो कि इस चित्र में बिल्कुल स्पष्ट। अति दीर्घकाल में तो सभी कुछ चेंज हो जाता है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी उत्पादन का कोई भी साधन हो, सभी में परिवर्तन करने का समय मिल जाता है, क्योंकि दीर्घकाल में बहुत अधिक समय मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आलू की कीमत बढ़ती है, आलू की कीमत बढ़ी तो हमारा क्या हुआ, आलू की कीमत बढ़ने के साथ ही आलू की कीमत जब बढ़ती है तो क्या हुआ, इसको आलू को हम तुरंत उगा नहीं सकते, क्योंकि कम से कम 6 महीने का समय हमें चाहिए। तो उसके लिए अति अल्पकाल में क्या होता है, मांग के आधार पर वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है, लेकिन जब होता है उत्पादनकर्ता के पास। इसी तरीके से दीर्घकाल में भी मशीनरी में, संयंत्र में, सभी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके बाद में इसका एक टॉपिक और बचा है, यानी बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य क्या है। देखिए बाजार मूल्य क्या होता है, स्थायी नहीं रहता है, ये सामान्य मूल्य है। सामान्य मूल्य स्थायी रहता है और बाजार मूल्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, वो बाजार मूल्य कहलाता है। ये अल्पकाल के लिए होता है, यानी थोड़े समय के लिए होता है, और ये जो है सामान्य मूल्य ये दीर्घकाल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, बाजार में कभी हम कोई भी चीज़ सस्ती हो जाती है, कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है, तो बाजार मूल्य उसको निर्धारित करता है। लेकिन सामान्य मूल्य में क्या होता है कि कोई भी उत्पादनकर्ता अपनी सीमांत उपयोगिता से अपनी सीमांत उपयोगिता यानी उत्पादन लागत और सीमांत उपयोगिता दोनों को मिलाकर के जब किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो वो सामान्य मूल्य यानी सामान्य कीमत कहलाती है। और ऐसी स्थिति में कोई भी उत्पादनकर्ता को हानि नहीं होती है, कोई भी फर्म को हानि नहीं होती है, वो सामान्य लाभ को प्राप्त करती है। तो ये है हमारा बाजार मूल्य और ये है हमारा सामान्य मूल्य। बाजार मूल्य जो है वो सामान्य मूल्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो सामान्य मूल्य से
ऊंचा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और सामान्य मूल्य से कम भी हो सकता है। तो ये हमारा जो अर्थशास्त्र की जो 5वीं यूनिट थी, इसको बोलते हैं बाजार संतुलन। उसके अंतर्गत हमने कई टॉपिक का अध्ययन किया, जैसे कि मांग और पूर्ति, संतुलन, कीमत, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति अल्पकालीन और अति दीर्घकाल में किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। और इसके साथ ही हमने इस बात का अध्ययन किया कि सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य किसको कहते हैं। तो ये जो हमारी यूनिट थी बाजार संतुलन, इसके अंतर्गत जितने भी हमारे हेडिंग्स आ रहे थे, टॉपिक्स आ रहे थे, उन सभी का अध्ययन हमने किया। इसके साथ हम अपने इस टॉपिक को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। इसके साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।